वो शख्स जिसके ससुर, पत्नी और बेटा तीनों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो शख्स जिसने वर्तमान गांधी परिवार की नींव रखी। वो शख्स जो आजादी के बाद भारत का पहला ऐसा प्रखर सांसद था जिसने संसद के भीतर अपनी ही पार्टी और अपने ही परिवार की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन बदकिस्मती देखिए, इतिहास में उसी शख्स को गांधी परिवार का सबसे बदनसीब गांधी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं फिरोज गांधी की, एक ऐसे इंसान जिसने जवाहरलाल नेहरू की बेटी से मोहब्बत की और उस मोहब्बत की बड़ी भारी कीमत चुकाई। सिर्फ 25 साल की उम्र में इंदिरा ने अपने से 5 साल बड़े फिरोज पर अपना दिल हार दिया। इतना गहरा प्यार कि उन्होंने समाज, राजनीति और यहाँ तक कि धर्म की सरहदें भी तोड़ डाली। लेकिन यही रिश्ता आगे चलकर उनके लिए बोझ भी बना और फिरोज गांधी के लिए तो अभिशाप साबित हुआ। उनका नाम भारत की राजनीति से मिटा दिया गया और देश के एक भी वरिष्ठ पत्रकार ने उन पर किताब तो छोड़िए, एक समर्पित लेख तक नहीं लिखा। लेकिन वो कौन सी गलती थी जिसके लिए फिरोज गांधी को इतनी बड़ी सजा मिली? क्यों कहा जाता है कि फिरोज गांधी भारत का भूला हुआ गांधी है? क्यों शुरुआत में फिरोज गांधी का नाम उनकी होने वाली सास कमला नेहरू से जोड़ा जाता था? एक गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस लड़के ने कैसे नेहरू परिवार में अपनी जगह बनाई और फिर उसे गांधी परिवार का नाम दिया? क्या फिरोज गांधी मुस्लिम थे? कैसे उन्होंने अचानक से दुनिया को अलविदा कह दिया और कौन से धर्म के रीति रिवाजों से हुआ था फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार? जानेंगे देश के सबसे बदनसीब गांधी कहे जाने वाले फिरोज गांधी की पूरी कहानी। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई में हुआ। मगर हमेशा से एक सवाल लोगों के मन में बना रहा कि आखिर फिरोज गांधी कौन थे, हिंदू, मुस्लिम या कुछ और? तो बता दें कि फिरोज एक पारसी परिवार में पैदा हुए थे और उनका असली नाम फिरोज जहांगीर गाणी था। बचपन के कुछ साल मुंबई में बीते, लेकिन जल्दी उनका परिवार इलाहाबाद शिफ्ट हो गया। यहीं से फिरोज की जिंदगी का रास्ता और सरनेम दोनों ही बदलने वाली थी। अब फिरोज गांधी से गांधी कैसे बने, वो समझने के लिए हमें फिरोज और इंदिरा गांधी की प्रेम कहानी के बारे में जानना होगा, जिसकी शुरुआत हुई थी फिरोज के आनंद भवन में प्रवेश से। इसे लेकर फिरोज पर लिखी हुई इकलौती किताब फिरोज द फॉरगटन गांधी के लेखक बर्टल फॉक बताते हैं 1940 के दशक में एक बार जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रही थी। तब कॉलेज के दीवार पर बैठे नौजवान फिरोज भी ये नजारा देख रहे थे। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और अचानक कमला बेहोश हो गई। फिरोज दीवार से नीचे कूदे और कमला के पास दौड़कर पहुंच गए। सभी छात्र कमला नेहरू को उठाकर एक पेड़ के नीचे ले गए। पानी मंगवाया गया और कमला के सर पर गीला कपड़ा रखा गया। कोई दौड़कर एक पंखा ले आया और फिरोज उनके चेहरे पर पंखा करने लगे। जब कमला को होश आया तो वो सब कमला को लेकर आनंद भवन गए। इस तरह फिरोज नेहरू परिवार से पहली बार जुड़े। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का परिवार अक्सर राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहता था। ऐसे में कमला जी के साथ ज्यादातर वक्त फिरोज ही रहते थे। इस नजदीकी की वजह से कुछ दौर में अफवाह भी उठी कि कमला नेहरू और फिरोज का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। कुछ शरारती लोगों ने इलाहाबाद में इनके बारे में पोस्टर भी लगा दिए। तभी जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में खोजबीन के लिए रफी अहमद किदवई को इलाहाबाद भेजा और किदवई ने इस पूरे प्रकरण को पूरी तरह से बेबुनियाद पाया। जिसके बाद फिरोज नेहरू परिवार के साथ जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगे। इस युवा आंदोलनकारी को देख इलाहाबाद के दूसरे छात्र भी आजादी की लड़ाई में जुड़ रहे थे। 15 साल की इंदिरा भी फिरोज के कारनामों को देखकर अचंभित हो जाती थी। मगर इसी चक्कर में फिरोज का ध्यान पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह से हट गया और यही बात उनकी मां रतिमाई गाणी को बेहतर चुभती थी। इसलिए जब महात्मा गांधी इलाहाबाद आए तो रतिमाई फिरोज की शिकायत करने गांधी जी के पास पहुंची और गुजराती में कहा कि वो फिरोज को समझाएं वो खतरनाक कामों में हिस्सा न लेकर अपना जीवन बर्बाद न करे। जो सुनकर गांधी बोले, बहन अगर मेरे पास फिरोज जैसे 7 लड़के हों तो मैं 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला सकता हूं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस फिरोज गांधी को आज हम भूल चुके हैं उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी अहम भूमिका निभाई थी। खैर, एक तरफ ब्रिटिशर्स मौके खोज खोज कर जवाहरलाल नेहरू को बार बार जेल भेज देते थे तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू टीबी की बीमारी से जूझ रही थी और दादा मोतीलाल नेहरू की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। इसी बीच 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू की मौत हो जाती है और इंदिरा
अकेले पड़ जाती हैं। उस मुश्किल घड़ी में नेहरू परिवार के प्रति फिरोज का समर्पण इंदिरा के बेहद करीबी से उन्हें महसूस करवाता है। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और यह दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई शायद उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। सन 1935 में जब इंदिरा विदेश में अपनी मां कमला नेहरू का इलाज करवाने पहुंची, तब फिरोज भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेकर लंदन पहुंच गए और 28 मई 1936 की सुबह जब कमला नेहरू जिंदगी की जंग हार चुकी थी, तब भी फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी के साथ रहकर उनका दर्द बांटा। उसी वक्त इंदिरा गांधी ने तय कर लिया था, मैं शादी करूंगी तो फिरोज के साथ ही करूंगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वजह साफ थी, फिरोज गांधी ना तो किसी बड़े खानदान से थे, ना उनकी कोई पक्की नौकरी थी और ना ही कोई डिग्री। वहीं फिरोज जोर से बोलने वाले मुंहफट इंसान थे। इसके उलट नेहरू बेहद सुसंस्कृत, नाप तौल कर बोलने वाले शख्स माने जाते थे। एक और बड़ी समस्या थी धर्म और समाज। एक तरफ इंदिरा नेहरू जो कश्मीरी पंडित परिवार से थीं और जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी थी, दूसरी तरफ फिरोज एक पारसी परिवार से आते थे। उस दौर में धर्म की दीवारें बहुत ऊंची थी और नेहरू परिवार जैसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चित घर में तो यह रिश्ता किसी तूफान से कम नहीं था। इतना ही नहीं, इंदिरा की मां कमला नेहरू भी अपनी मृत्यु शैया पर इस रिश्ते को लेकर शक जाहिर कर चुकी थी। उन्हें लगता था कि फिरोज भरोसेमंद इंसान नहीं। और तो और जब इंदिरा ने अपनी बुआओं कृष्णा और विजय लक्ष्मी से अपने मन की बात साझा की तो उन दोनों ने साफ मना कर दिया। विजय लक्ष्मी पंडित तो इतनी सीधी सपाट थी कि उन्होंने इंदिरा से कह दिया, तुम फिरोज से प्रेम संबंध बनाओ लेकिन शादी के बारे में मत सोचो। इंदिरा ने इस सलाह का बहुत बुरा माना। उन्हें यह अपना और फिरोज का अपमान जैसा लगा। इसी बीच एक और दिलचस्प वाकया हुआ गांधी सरनेम का। असल में फिरोज का असली सरनेम था गांधी, लेकिन इंदिरा के साथ रिश्ते के बाद शादी से पहले उन्होंने अपना नाम गांधी लिखना शुरू कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि यह बदलाव महज स्पेलिंग का था, जबकि कई कहते हैं कि इंदिरा किसी भी हालत में फिरोज से ही शादी करना चाहती थी, इसलिए महात्मा गांधी ने फिरोज को अपनी गांधी सरनेम दे दी थी। और आखिरकार साल 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोश पर था, उसी साल इंदिरा ने फिरोज से शादी कर ली। उनकी शादी पारसी रीति रिवाजों के बजाय हिंदू संस्कारों से हुई थी। गांधी के समय खुद महात्मा गांधी भी मौजूद थे और उन्होंने इस शादी को आशीर्वाद भी दिया। शादी के 2 महीने बाद इंदिरा और फिरोज अपने हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हुए। वहां से इंदिरा ने नेहरू को तार भेजा, काश हम आपको यहाँ की ठंडी हवा भेज सकते, जिसका पंडित नेहरू ने तुरंत जवाब दिया, शुक्रिया लेकिन तुम्हारे पास वहां आम नहीं है। अब शादी के शुरुआती महीनों में फिरोज और इंदिरा का प्यार मिसाल बन चुका था, लेकिन साल भर के अंदर ही दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने फिरोज के बजाय अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया। इस बीच फिरोज का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा जाने लगा। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कि शायद इसकी वजह उनका अकेलापन रहा होगा। इंदिरा दिल्ली में व्यस्त रहती थी और फिरोज ज्यादातर लखनऊ में, इसलिए उनके बीच पति पत्नी का आदर्श रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। लेकिन फिरोज गांधी बेहद स्मार्ट थे, उनका अंदाज दिलकश था, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। ऐसे में महिलाओं का उनकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था। कहा जाता है कि नेहरू परिवार की एक लड़की जो नेशनल हेरल्ड में काम करती थी, उसके साथ फिरोज गांधी के रिश्ते की अफवाह फैली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम मंत्री की बेटी के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया। उस दौर में यहाँ तक कहा गया कि फिरोज गांधी अपनी पत्नी इंदिरा से अलग होकर उस लड़की से शादी करने को तैयार थे, लेकिन मामला किसी तरह दबा दिया गया और ये रिश्ता कभी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इन सब अफवाहों और घटनाओं ने इंदिरा और फिरोज के रिश्ते को और भी खोखला कर दिया। तकरार बढ़ती गई, दूरियां गहरी होती गईं। इस बीच साल 1959 में फिरोज ने कभी प्रधानमंत्री के घर न जाने का निर्णय लिया और सच में उन्होंने अपना वादा निभाया। वे प्रधानमंत्री निवास यानी 3 मूर्ति हाउस कभी वापस नहीं गए। वहां उनकी वापसी केवल तब हुई जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया। परिवार और नेहरू से मतभेदों के बावजूद फिरोज गांधी राजनीति में किसी से कम नहीं थे। अपने दमदार भाषणों, बेबाक अंदाज से उन्होंने संसद को हिलाकर रख दिया था। यहां तक कि मुंदड़ा कांड में अपने ही ससुर की सरकार को कटघरे में खड़ा भी कर दिया। वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी का इस्तीफा भी करवा दिया। लोग उन्हें अनऑफिशियल विपक्ष कहने लगे थे। रायबरेली से चुनकर आए फिरोज का जनता से जुड़ाव इतना गहरा था कि वो चुनावी मैदान में अपने ही विरोधी को जमानत के पैसे थमा देते थे तो कभी गांव की चौपाल में चाट चना खाते नजर आते। यही सादगी उन्हें लोगों के दिलों में बसा देती। पिता के तौर पर भी उनका तरीका बिल्कुल अलग था। राजीव और संजय को उन्होंने सिर्फ खिलौनों में उलझाया नहीं, बल्कि कहा तोड़ो और जोड़ो, जिससे दोनों बेटों में बचपन से ही टेक्निकल सोच जड़ पकड़ने लगी। राजीव का हवाई जहाजों के प्रति लगाव और संजय का कार बनाने का जुनून कहीं ना कहीं फिरोज की परवरिश से ही पनपा था।
फिरोज गांधी राजनीति में काफी बड़े मुकाम हासिल कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा नाम कमा पाते उसके पहले सिर्फ 47 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कैसे हुई थी उनकी मौत और किन रीति रिवाजों से हुआ था उनका अंतिम संस्कार, चलिए जानते हैं। बात है 7 सितंबर 1960 की, जब फिरोज गांधी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो अपनी कार चलाते हुए खुद वेलिंगटन अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर खोसला की आंखों के सामने बेहोश होकर गिर पड़े। उधर जब इंदिरा गांधी त्रिवेंद्रम से लौटी तो सीधे अस्पताल पहुंची, जहां पूरी रात फिरोज कभी होश में आते तो कभी बेसुध हो जाते। बार बार पूछते इंदु कहाँ है। इंदिरा उनकी बगल में बैठी रही बिना कुछ खाए पिए। 8 सितंबर की सुबह उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली और इंदिरा से कहा वो कुछ नाश्ता कर ले, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिरोज फिर बेहोश हो गए और सुबह 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। यह सदमा इतना बड़ा था कि अगले ही दिन उनका 48वां जन्मदिन आने वाला था, लेकिन वो उससे पहले ही हमेशा के लिए चले गए। उनका पार्थिव शरीर तीन मूर्ति भवन लाया गया, जहां हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। नेहरू अपने कमरे में अकेले बैठकर बार बार यही कहते रहे, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि फिरोज इतनी जल्दी चले जाएंगे। जब शव का अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो सभी धर्म ग्रंथों का पाठ हो रहा था। बर्टिल फॉक लिखते हैं कि भीड़ देख नेहरू के मुंह से निकला, मुझे पता नहीं था फिरोज इतने लोकप्रिय हैं। वहीं ऊपरी तौर पर इंदिरा खुद को संभालने की कोशिश करती दिख रही थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी आंखों से बहता दर्द किसी से छुप नहीं रहा था। अगले दिन 9 सितंबर को जब तिरंगे में लिपटे फिरोज के पार्थिव शरीर को धीरे धीरे चलती ट्रक पर रखा गया तो इंदिरा, राजीव, संजय और फिरोज की बहन तहमीना भी साथ बैठे थे। दिल्ली की गलियों से गुजरते उस समय अंतिम सफर में हजारों लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर नेता को अलविदा कह रहे थे और उस भीड़ में वे इंदिरा की खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही थी। निगमबोध घाट पर सिर्फ 16 साल के राजीव गांधी ने कांपते हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि थी। फिरोज के इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से हुआ, लेकिन इंदिरा ने यह भी सुनिश्चित किया कि कुछ पारसी रस्में निभाई जाएं ताकि उनके जीवन के दोनों पहलुओं को सम्मान मिल सके। बाद में उनकी अस्थियों को संगम में प्रवाहित किया गया और कुछ हिस्सों को पारसी कब्रगाह में दफनाया गया। उस दिन अंतिम संस्कार में इंदिरा ने सफेद साड़ी पहनी थी, जैसा कि भारत में परंपरागत रूप से विधवाएं पहनती हैं। लेकिन फिरोज के जाने के बाद ये सिर्फ परंपरा नहीं रही, यह उनके भीतर के गहरे शोक का प्रतीक बन गई। आने वाले कई सालों तक इंदिरा ने सफेद ही पहना और इसके बारे में उन्होंने कहा कि जब फिरोज ऊपर गए तो मेरी जिंदगी के सारे रंग भी मेरा साथ छोड़ गए। सालों बाद उन्होंने एक बार लिखा, मैं शायद फिरोज को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं उन्हें प्यार करती थी। यह पंक्ति उनके रिश्ते की सबसे सटीक और दिल छू लेने वाली परिभाषा थी। मगर एक सच ये भी है कि फिरोज की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में उनका नाम मिटने लगा और आज उनका नाम गुमनामी में इस कदर खो गया कि ज्यादातर लोग वर्तमान के गांधी परिवार की नींव रखने वाले फिरोज गांधी का नाम ही नहीं जानते, इसलिए उन्हें सबसे बदनसीब गांधी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि अगर नेहरू परिवार और फिरोज गांधी में दूरियां नहीं आती तो भारतीय राजनीति के इतिहास में फिरोज की कोई अलग जगह होती। और आपको गांधी परिवार के कौन से राजनेता सबसे ज्यादा पसंद थे? उम्मीद है आपको फिरोज गांधी की ये अनकही अनसुनी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।